नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 8 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन से। क्वेश्चन नंबर 1. Recently, the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved a scheme to boost industrial development of Jammu and Kashmir. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों ये तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, तो आप सोच रहे होंगे यूपीएससी में कैसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यूपीएससी का कोई भरोसा तो नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 एंड 35 अल्फा का अब्रोगेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या कर रहा है, यह सवाल का जवाब हमें इस तरह की क्वेश्चंस में या एक्सप्लेनेशंस में मिलेगा। ठीक है, देखो जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत कुछ कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम है करीब 25,000 करोड़ रुपया का मतलब प्लान है। ये न्यूज़पेपर में आया था, हर्षित सर ने सुबह ये न्यूज़ कवर भी किया था। तो इस तरह की न्यूज़ जो है ना दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। ठीक है, देखो इसमें जो हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स में पढ़ लेता हूं। पहले क्या कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देखो ये जो स्कीम है ना, इसमें क्या है, स्कीम विल प्रोवाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एट 30% इन जोन। तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में आके कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कोई इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 30% इंसेंटिव मिल जाएगा कहीं भी। पर जोन बी में देखो, ये जो है जोन ए है। ठीक है, जोन बी मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या इंडस्ट्री बनाना चाह रहे हो, तो उनको 50% इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। राइट, मैक्सिमम इंसेंटिव क्या है, लिमिट भी है इंसेंटिव, ऐसा नहीं पूरा इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ तक इंसेंटिव मिल सकता है नॉर्मल जोन्स में, एंड 7.5 करोड़ तक जोन बी में। मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो 7.5 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो मैक्सिमम जो है देखो दोस्तों, जोन बी है, जोन बी में मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोई 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उनको आधा 7.5 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा। अगर कोई 20 करोड़ का कर रहा है तो तभी उनको 7.5 करोड़ ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ये है। बाकी स्टेटमेंट जो आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वैसे हमारा क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसलिए कि आप लोगों का थोड़ा रिविजन हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली डेडिकेटेड द रेवाड़ी मदार सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। तो दोस्तों देखो, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के बारे में ऑलरेडी न्यूज हमने कवर किया था। आप लोग डेली करंट अफेयर्स वीडियो अगर फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पक्का ये सब चीजें पता होगा, क्योंकि हर्षित सर बहुत अच्छी तरह समझाते हैं सब। तो बेसिकली हमें आंसर हमारा ये 1 ओनली है दोस्तों। तो मतलब स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 जो है गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखो, Prime Minister Narendra Modi recently dedicated Rewari Mother section of the Western Dedicated Freight Corridor. Prime Minister also flagged off the world's first double-stacked long-haul 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन। तो एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का भी इनॉग्रेशन हुआ है। ये ट्रेन जो है 1.5 किलोमीटर लेंथ का है। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रेन का लेंथ है पूरा जिसमें फ्रीट जाएगा, ये 1.5 किलोमीटर का है। अब देखो दोस्तों, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के बारे में आज की करंट अफेयर्स वीडियो में अच्छी तरह मैप के साथ हर्षित सर ने समझाया, हो जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखा तो। देखो ये 1500 किलोमीटर का है। कहां से, दादरी इन उत्तर प्रदेश से JNPT ट्रस्ट मुंबई तक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स मुंबई तक है, टचिंग ऑल मेजर पोर्ट्स अलोंग द वे। जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वो सबको टच करते हुए ये जो कॉरिडोर है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर कौन कौन सा स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और इसमें मध्य प्रदेश नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। WDFC को फंड कौन कर रहा है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन
एजेंसी, ठीक है। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसको फंड कर रहा है, ये भी हमें मालूम चल गया। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? डबल स्टॉक लॉन्ग होल्ड कंटेनर ट्रेन फ्रॉम हरियाणा टू राजस्थान इज वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टॉक लॉन्ग होल्ड 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड का फर्स्ट डबल स्टॉक लॉन्ग होल्ड 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है? दादरी उत्तर प्रदेश से मरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट गोवा। गलत है दोस्तों, JNPT पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई तक है, गोवा तक नहीं है, तो ये गलत हो गया। इट इज कंप्लीटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है दोस्तों, मैंने अभी अभी बोला था आपको, क्या बोला था? इट इज बीइंग फंडेड बाय जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो हमें हमारा आंसर मिल गया A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द फूड प्राइस इंडेक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों, पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है FAO, दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। तो बेसिकली जीरो हंगर अराउंड द वर्ल्ड इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो दोस्तों, जीरो हंगर जो है यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, SDG, इस पर इसका एक पार्ट है। मेरे हिसाब से फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर, इफ आई एम करेक्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द फूड प्राइस इंडेक्स। तो आप लोग इतना ही जानिए, फूड प्राइस इंडेक्स जो है रिलीज करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट यह है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स द फूड प्राइस इंडेक्स मेजरिंग द मंथली चेंजेस ऑफ ए बास्केट ऑफ। देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है फूड प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करता है? ऑयल सीड्स, सीरियल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड शुगर, इतना सब चीजों का प्राइस देखते हैं, ठीक है। अब फूड प्राइसेस ऑफ ऑल मेजर कैटेगरीज इंक्रीज फॉर द 7 कॉन्सिक्यूटिव मंथ बैरिंग शुगर। शुगर को छोड़ के बाकी सारे ऑयल सीड, सीरियल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स सबका प्राइस जो है बढ़ गया है। फॉर द ईयर ऑफ 2020 फूड प्राइस इंडेक्स वाज 97.9। तो 2020 का ऑन एन एवरेज देखा जाएगा तो फूड प्राइस इंडेक्स 97.9 पॉइंट था। दिस इज ए 3-year हाई एंड 3.1% इंक्रीज एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2019। तो बेसिकली 2019 से कंपेयर करेगा तो 2020 का 3.1% इंक्रीज था। द हिस्टोरिकल पीक ऑफ द फूड प्राइस इंडेक्स ऑकर्ड इन 2011। तो दोस्तों, इसकी हिस्ट्री देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा फूड प्राइस इंडेक्स जो है, चीजों का दाम तब बढ़ा था 2011 में। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट क्या है जो सही है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बिल्कुल सही है। फॉर द ईयर ऑफ 2020 फूड प्राइस इंडेक्स वाज 97.9 पॉइंट, ये सही है। विच इज द हाईएस्ट ऑफ द फूड प्राइस इंडेक्स एवर रिकॉर्डेड, गलत है दोस्तों, हाईएस्ट कब था? 2011 में था। तीसरा क्या है इसका कैलकुलेशन के बारे में? ऑयल सीड, सीरियल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड शुगर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रोथिंग मास ऑफ स्मॉल बबल्स इन द यमुना विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन D, ऑल ऑफ द एबोव। दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चंस UPSC लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रोथिंग। फ्रोथिंग मतलब क्या है? मास ऑफ स्मॉल बबल्स। तो देखो दोस्तों, यमुना रिवर में वैसे स्मॉल बबल्स बहुत होता है, फॉर्मिंग होता ही है। इसका नेचुरल रीजंस भी है, आर्टिफिशियल रीजंस भी है। देखो, नेचुरल रीजन लिखा है, सबसे पहला क्या है? यमुना रिवर वाटर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट इन ओखला बैरेज, इट लीड्स टू बबल फॉर्मेशन ऑफ द रिवर। तो दिल्ली अगर आप गए हो तो आप ओखला बैरेज देखा होगा। ओखला बैरेज में यमुना रिवर इस तरह आता है, ओखला बैरेज से इस तरह स्टीप गिरता है, एक वाटरफॉल टाइप का है। इसी वजह से पानी में बबल फॉर्मेशन होता है। मास अमाउंट में होता है तो बबल फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। ये एक रीजन है। ड्यूरिंग विंटर्स द टेम्परेचर डिप्स टू नियर जीरो, हेंस फॉर्म फॉर्मेशन इज अकम्पनीड। देखो, विंटर के टाइम पे वैसे भी फॉर्म फॉर्मेशन होता है क्योंकि टेम्परेचर एकदम जीरो हो जाता है, इसी वजह से आइसी फॉर्मेशन की वजह से बबल्स होता है। तीसरा क्या है जो डेंजरस है और इंपॉर्टेंट है? द केमिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्म फॉर्मेशन एंड फ्रोथिंग इज अमोनिया इंक्रीज फ्रॉम अनट्रीटेड हाउस होल्ड वेस्ट कंटेनिंग डिटर्जेंट एंड फॉस्फोरस इंक्रीज इन इन्फ्लुएंट रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। देखो दोस्तों, यमुना में जितने भी सीवेज आके गिरता है ना, उसमें डिटर्जेंट्स होता है, इसमें एक केमिकल होता है अमोनिया। क्यों? देखो, हम घरों में जो नहाते हैं सोप वाटर है और
बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, ये सब डिटर्जेंट पानी जो है ये जब सीवेज से मिलते, ये जब सीवेज से यमुना रिवर में चला जाता है ना, बहुत सारे मास अमाउंट में आते हैं, बहुत सारे घर है उधर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है दिल्ली साइड में, तो ये जब पानी आता है ना इसमें अमोनिया के प्रेजेंस है, ये फॉर्म फॉर्मेशन के कारण है। और दूसरा क्या है, फॉस्फोरस इंक्रीज इन एफ्लुएंट रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट रिलीज होता है, इंडस्ट्री से जैसे एफ्लुएंट रिलीज होता है इस तरह पानी गिरता है, तब इसमें फॉस्फोरस का कंटेंट होता है। देखो दोस्तों ये भी गलत है, एक्चुअली इंडस्ट्री से जब पानी बाहर की तरफ फेंकता है या बाहर की तरफ पास होता है, एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान के थ्रू पास होना होता है, ठीक है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान। वैसे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान से जब पानी वेस्ट वाटर बाहर जाता है, ये पानी में पीएच वैल्यू जो है 7 रहता है, मतलब ना एसिडिक रहता है ना अल्कलाइन रहता है। वैसे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान का काम ही यही होता है, पर कुछ फैक्ट्रीज में ईटीपी प्लान जो है ठीक से काम नहीं करता है, इसी वजह से यह सब हमें झेलना पड़ रहा है। राइट दोस्तों, अब ये जो मैंने बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे क्वेश्चन से, वैसे ये देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो दोस्तों, फ्रोथ मीन्स ए मास ऑफ स्मॉल बबल्स ऑन ए लिक्विड सरफेस, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। इट इज ऑल्सो रिफर टू aggregation of bubbles on a agitated liquid. Since Yamuna river water falls from a great height in Okhla barrage, it leads to bubble formation. ये सब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो, फ्रोथ ऑन यमुना रिवर रिफ्लेक्ट्स द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मैन-मेड एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट एंड अर्जेंट स्टेप्स आर टू बी मेड ऑन दिस रिगार्ड टू प्रिवेंट फर्दर डिटोरिएशन। ये सब ठीक है दोस्तों। अब देखो ओखला बैरेज की बात, ओखला बैरेज कहाँ पे है, ओखला वेयर है, ओखला ब्रिज है, 791 मीटर्स और रफली 800 यार्ड लॉन्ग वेयर अक्रॉस यमुना रिवर ओपनड इन 1874। उसके पास में एक ओखला बेट सेंचुरी है, ठीक है, टू द साउथ ऑफ न्यू दिल्ली एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ निजामुद्दीन ब्रिज एट ओखला वेयर आगरा कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट। तो इतना सारा एक जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है ओखला बैरेज के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपसे कोई पूछा ओखला बैरेज कहाँ है तो आप बताना चाहिए आपको दिल्ली में है। तो हमें वैसे हमारा आंसर मिल गया, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट्स बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ विच इज इनकरेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द लीडर ऑफ द कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये डिसाइड कौन करता है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब स्पीकर, स्पीकर नहीं तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राइट। अब देखो एक बार हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 10 शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहता है, ठीक है। मतलब एंटी डिफेक्शन मतलब क्या है, एक पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी चला जाना, उसका बहुत सारे क्राइटेरिया है, मैं बता देता हूं आपको। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ से एमपीज एंड एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है। इफ एन इलेक्टेड मेंबर गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटियरली, अगर एक सीट एक पार्टी के नाम से चुन के आ गया और इसके बाद चुन के आने के बाद वो पार्टी का मेंबरशिप छोड़ना, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में एप्लीकेबल है। इफ ही वोट्स और abstains फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के विल के अगेंस्ट, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कुछ बोला, आप लोग इधर वोट करो उधर वोट मत करो, ये सबको छोड़ के वो अपने आप उल्टा वोट करना या वोटिंग से एब्सेंट रहना, ये भी एंटी डिफेक्शन लॉ में एप्लीकेबल है। इफ एनी मेंबर हु इज इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड जॉइंस एनी पार्टी, ठीक है, इंडिपेंडेंटली कोई सेलेक्ट होके आ गया, ठीक है, और वो जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ये भी गलत है। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एंड ऑफ 6 months, नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है ना, नॉमिनेट करते हैं कुछ मेंबर्स को, तो ये भी अगर पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, ये भी गलत है। Decision on the disqualification questions on the ground of defection is referred to the speaker or chairman of the house and a decision is final। ये मैंने आपको बता दिया, हमारे क्वेश्चन में था ये। डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन कौन लेगा, चेयरमैन ऑफ द हाउस नहीं तो स्पीकर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड। देखो क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन भी कौन डिसाइड करेगा, वो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करेगा, राइट। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। क्या क्या लिखा था मैंने जो अभी भी बोला वही लिखा है तीनों में, ये तीनों बिल्कुल सही, ए बी सी डी गलत है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ए वाटरफॉल इन साउथ इंडिया ऑन द कावेरी रिवर ऑन द बॉर्डर बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, कार्बोनेटेड रॉक्स in this site are considered to be the oldest of its kind in South Asia and one of the oldest in the world. About which waterfall India the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारी वीडियो इधर खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे वीडियो से।
मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, आपका कुछ यूज़ हो रहा है तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैक्सिमम व्यूज़ बहुत कम आ रहा है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।